हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर क्लास 11 का 23-24 के हिसाब से लेक्चर सीरीज थर्ड देखने जा रहे हैं एंड आई होप आप सभी लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखा होगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। इसे हिंदी में समानुपातित प्रतिनिधित्व बोला जाता है। आपको मैं बता दूं कि एफपीटीवी सिस्टम से बिल्कुल ही अलग है। एक छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एफपीटीपी सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि समानुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली और उसके बाद सार्वधायिक वोट से जीतने वाली प्रणाली, दोनों में अंतर क्या है। देखो, एक बेसिक सा डिफरेंस जो ऑफ कोर्स आपको आपकी बुक के अंदर मिलेगा लेकिन इतना डीपली एनालाइज होके नहीं मिलेगा। वो क्या है बेसिक डिफरेंस जो बिल्कुल बेसिक है, इसी के ऊपर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। देखिए, एफपीटीपी सिस्टम जो होता है एफपीटीपी और पीआर सिस्टम से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। एफपीटीपी सिस्टम के अंदर अगर कोई भी बंदा अगर टोटल 100% वोट अगर कहीं पे काउंट हो रहे हैं और उसमें से जिसने सबसे ज़्यादा अपना वोटों का रेशो प्राप्त करा है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 100% में से किसी एक पार्टी को 71% वोटों का सीट मिल चुका है, कोटा मिल चुका है, तो ऑफ कोर्स इसके अलावा जो 39% जिनको लोगों ने वोट दिया है उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। जबकि पीआर सिस्टम के अंदर बिल्कुल ही अपोजिट होता है। पीआर सिस्टम के अंदर बिल्कुल ऐसा होता है कि जहां पर जिस भी पार्टी को जितनी भी सीटें मिली हुई है, जैसे मान लो किसी को 10% सीटें मिली है, किसी को मान लेते हैं किसी को 80% सीट मिली है, किसी को 5% सीट मिली है, तो किसी को 3% सीट वोट मिले हैं, सीट नहीं वोट मिले हैं। तो इस हिसाब से जितने परसेंट उनको वोट मिले हैं उतने परसेंट उनकी जो कैंडिडेट है वो पार्लियामेंट में जाएंगे ही जाएंगे। कहने का सिंपल सा मतलब इसके अंदर ये हो गया कि जहां पर वोटों का परसेंटेज एफपीटीपी सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा जिसको मिल रहा था उसकी सरकार बन रही थी, जबकि पीआर सिस्टम के अंदर सिंपल सा ही होता है जितना वोटों का परसेंटेज जिस भी सरकार को मिला है उसकी सरकार बनेगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब पीआर सिस्टम के अंदर ज्यादातर सभी लोगों की सरकारें बनती है और डिसीजन मेकिंग में सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, जबकि इंडिया के अंदर इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, इंडिया के अंदर एफपीटीपी सिस्टम लागू होता है लेकिन पीआर सिस्टम भी लागू होता है, वो हम आगे देखते रहेंगे, समझते रहेंगे क्या है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर एंश्योरिंग सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज देयर इज अ न्यू इलेक्टोरल सिस्टम फॉर्म्ड इन द नेम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है तो वहां पर एफपीटीपी सिस्टम ही लागू करना ठीक होता है, लेकिन जिस देश की जनसंख्या कम होती है, जहां पर छोटी प्लेस होती है, वहां पे ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान होता है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन बॉडी ऐसी बनाई जाए जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाए। इससे फायदा ये होगा कि जहां पे भी लोग क्या कहते हैं इलेक्शन में वोट डालते हैं, इसमें उनका वोट खराब नहीं होगा और सभी लोग उनके द्वारा जो चुने जाएंगे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ सकते हैं। एफपीटीवी सिस्टम का सबसे बड़ा लॉस ही यही है कि जो वोटर्स अपने नेता को चुन लेता है लेकिन अगर उसको सबसे ज्यादा सीटें नहीं मिली तो उसका वोट खराब हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसा बताया जाता है, देखो बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, सूची से चुन, मतलब इसमें लिखा है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं हिंदी में। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितना प्रतिशत उसे वोट मिलता है। मतलब एक सिंपल सा आपने समझ लिया है। मतलब जो मैंने डिफरेंस बताने की कोशिश करी थी वो आपकी हिंदी की बुक में और आपकी इंग्लिश की बुक में यही लिखा हुआ है, जितना वोटों का परसेंटेज उनको मिलेगा उतनी ही सीट उनको देखने को मिलती है। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कंट्री में भी डिवाइडेड इनटू सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखो, ये जो एफपीटीपी सिस्टम होता है वो तो हमारे इंडिया में लागू होता है, लेकिन पीआर सिस्टम जो है दोस्तों, पीआर सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव कंट्री लेवल पे अगर देखा जाए तो कंट्री लेवल पे सिर्फ इजराइल के अंदर हमें देखने को मिलता है, हमें नीदरलैंड में देखने को मिलता है और हमें हॉलैंड के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि हॉलैंड के अंदर अब तो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल नीदरलैंड के अंदर तो हमें देखने को मिलता है कि पूरे भारत कह रहा हूं, पूरे इजराइल को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए पूरा इजराइल है, क्योंकि यही कुछ इसी टाइप का इजराइल हमें देखने को मिलता है। अब अगर ये इजराइल है तो इस इजराइल का अगर हम क्षेत्रफल देखें बड़ा ही छोटा सा है, तो क्या करते हैं ये लोग, इस पूरे इजराइल को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मान लिया जाता है और इसमें हर पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, ई पार्टी, ऐसी पार्टियां होती हैं।
अब जितनी भी पार्टियां होती है उन पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट उनके पास होती है, लेकिन जब जनता वोट डालने जा रही होती है तो जनता किसी व्यक्ति को वोट नहीं डालती है, जनता पार्टी को वोट डालती है। अब मान लीजिए कि ए पार्टी को वोट मिला 10%, बी पार्टी को वोट मिला 15%, सी पार्टी को वोट मिला 20%, डी पार्टी को वोट मिला 25% और ई पार्टी को वोट मिला 35%। इस हिसाब से इजराइल के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, हॉलैंड के अंदर ए पार्टी के 10% जो लोग होंगे, जो उन्होंने लिस्ट बना रखी होगी, वो लोग वहां पे आ जाएंगे। मतलब सभी लोग आते हैं। इतना समझ आ गया? ताकि डिसीजन मेकिंग में सभी का रोल देखा जा सके। अब देखिए आपकी बुक क्या बताती है। आपकी बुक जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बुक के थ्रू भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बुक में भी बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है। आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल के अनुसार आपको दिखाने की कोशिश करी गई है कि भाई ऐसा ऐसा हमें देखने को मिलता है। देखिए बुक में भी अगर आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपको दिख जाएगा। 1 सेकेंड, ये हो गया हमारा 3rd चैप्टर। देखिए अभी आपको बुक दिखाई देगी। इस बुक के अंदर मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ना आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने का मौका मिले, और जो बच्चे क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है तो उसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसको आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम, उनमें बड़ा फ़ायदा होता है। फ़ायदा इसलिए हो जाता है कि भाई आप सभी लोग अभी से इतना प्रिपेयर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में इतना बेनिफिट होता है कि आपको डीपली पता होता है ना, डीपली पता होता है आप लोगों को, इसीलिए। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। अगर आप पेज नंबर खोलते हैं अपना तो आपको कुछ ये दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ये तो वो वाला है, पीआर सिस्टम नहीं है, ये देखिए ये वाला पार्ट। तो यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि आइए इसकी तुलना इजराइल से होने वाले चुनाव से करें, जहां बिल्कुल भिन्न चुनाव की व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीट दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों का हिस्सा मिला है। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब बिल्कुल बेसिक है जो हमें समझना है। अगर हम इसका वोटों का परसेंटेज कुछ इस हिसाब से देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे लिकुड करके क्या कहते हैं, 2015 के अंदर चुनाव हुए थे, उसको 23.4% वोटों का परसेंटेज मिला था, तो इस हिसाब से उसको 30 सीटें मिल गई थी, है ना। तो ये मतलब इसमें देख सकते हो यूटीजे पार्टी थी, उसको 4.90% वोट मिले थे, लेकिन 6 सीटें फिर भी उसकी पार्लियामेंट के अंदर गई। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटों का परसेंटेज इसको मिला है 23.40%। तो इस हिसाब से सिर्फ इसी की सरकार बनती और इन सबको जो वोट मिला हुआ है इन सबका वोट खराब हो जाता। क्लियर है? सो दिस इज द पीआर सिस्टम। और अगर हम और डीपली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे भारत के अंदर पीआर सिस्टम जो है, उपराष्ट्रपति, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, और उसके बाद राज्यसभा, विधान परिषद के कुछ ऐसे इलेक्शंस हैं जिनमें इन चीज का इस्तेमाल होता है। अगर अब मैं अपनी नोट्स पे आने की कोशिश करूं तो नोट्स के थ्रू आपको समझाऊं को तो 2 तरीके की चीजें होती हैं, और ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके है ताकि आपको बेसिक समझ में आ सके कि भाई क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के अलावा ही मैंने क्या बताने की कोशिश करी हुई है। सो इजराइल का आपको समझ में आ गया कि इजराइल के अंदर ऐसा होता है, यही वाला पार्ट मैंने इसमें बताने की कोशिश करी। अच्छा, अब दूसरी बात है, कंट्री में भी डिवाइडेड इनटू मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी, अर्जेंटीना और पुर्तगाल। देखो एक और होता है, ये तो होता है कि पूरी कंट्री को हमने क्या कर दिया, एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, हमने पार्टी खड़ी कर दी, ABCDEFG जो भी पार्टी थी उसको जनता ने वोट डाला और उस हिसाब से उसकी परसेंटेज की सीटें मिल गई, जैसे हमने इजराइल का ग्राफ अभी देख लिया था। लेकिन एक और तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि आप लोगों को अर्जेंटीना अगर देखना है, अर्जेंटीना और पोर्तुगीज, तो अर्जेंटीना और पोर्तुगीज के अंदर थोड़ा अलग हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा मान लेते हैं हमारा अर्जेंटीना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। अब उसमें क्या करते हैं इन लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे मान लेते हैं ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर इलेक्शन होना है तो सेम वैसे ही होता है, ABCDE ऐसे कैंडिडेट पार्टी खड़ी होती है। सेम यहाँ इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे A to E जो होती है पार्टी खड़ी होगी, यहाँ इलेक्शन हो रहा है तो A to E पार्टी खड़ी होगी। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे सेम वही बात होगी कि यहाँ पे जनता जो है वो वोट डालेगी, यहाँ पे भी जनता 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 वोट डालेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि A को यहाँ पे 10% सीट मिली और यहाँ पे भी A को 2% सीट मिली, यहाँ पे A को 3% सीट मिली,
यहाँ पे ए को 5% सीट मिली, यहाँ पे ए को मान लीजिए 6% सीट मिली, ऐसे टोटल जो ए का है वो सारा काउंट हो जाएगा और उसके हिसाब से इनकी पार्लियामेंट के अंदर उतने ही कैंडिडेट को भेजा जाएगा। दोनों में सिंपल सा अंतर है, एक जगह सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक जगह मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी से बोलते हैं, बहु कॉन्स्टिट्यूंसी, बहु संसदीय प्रणाली भी बोला जाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बस मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो जितना ए का वोटों का रेशो था उसको प्लस कर लिया जाता है और उसके हिसाब से फिर पार्टी में जो पार्लियामेंट होता है उनको भेज दिया जाता है, क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से लिस्ट तैयार करके रखती है। तो ये था थोड़ा सा आपका पीआर सिस्टम जो हमें डीपली समझना था। अब लिस्ट सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ए पार्टी को टिकट दिया है, मतलब ए पार्टी को वोट दिया, जनता ने ए पार्टी को वोट दे दिया। अब मान लीजिए कि जनता ने ए पार्टी को वोट दिया, 30% जो है वो वोट दिया, तो हर सरकार अपनी लिस्ट तैयार रखती है और उस 30% लिस्ट के हिसाब से वो अपने कैंडिडेट को पार्लियामेंट के अंदर भेज देती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक ही वोट सिस्टम है। ये होता क्या है, इसको हम और डीपली एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसे एकल संक्रमण मत प्रणाली कहा जाता है, आप देख सकते हो। अब लिस्ट सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये थॉमस हेयर के द्वारा बनाया गया था। थॉमस हेयर पहला व्यक्ति था जिसने बताया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम जब राज्यसभा का इलेक्शन हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में ये होता है कि मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर जहाँ पे होते हैं, मतलब जहाँ पे जैसे मैंने अर्जेंटीना और इजराइल की बात करी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसमें वोटों को ट्रांसफर करा जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वोट डालने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कोटा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। हमारे भारत के अंदर ये जो एसटीवी सिस्टम है वो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो डीपली हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सो ये थर्ड पार्ट था एंड आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आप सभी को याद रखना है कि हमारा जो पूरा लेक्चर सीरीज है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।